हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हमारे आदिकाल का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जैन साहित्य और वीर गाथा काल के जो काव्य रहे हैं उनके बारे में। साथ ही हम खुसरो साहित्य के बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं और जो भी इसमें लिखने वाले पॉइंट होंगे वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य जो है आदिकाल में इसकी सबसे ज़्यादा रचनाएं उपलब्ध हैं। साथ ही जैन साहित्य में अगर हम देखें जैन धर्म में तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और इसमें जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो महावीर स्वामी को माना जाता है। अब भारत के यदि पश्चिमी क्षेत्र में जाएं तो पश्चिमी क्षेत्र में जैन धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार रहा है। जैसे कि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र रहा है गुजरात, राजस्थान, ये जो क्षेत्र रहा है ये जैन धर्म के प्रभाव से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा है। इस साहित्य का महत्व इस बात से है कि यह प्राय प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। ये जो जैन साहित्य है ये जो आज तक के जितने भी आदिकाल के साहित्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। अब यदि बात करें जैन मतावलंबी रचनाओं की तो इनमें से जो पहली है इनमें नाथ और सिद्धों की तरह ही अंतर साधना पर बल दिया गया है। साथ ही इसमें उपदेश दिए गए हैं और सदाचार की नीति पर बल दिया गया है। और जिस तरह से सिद्ध और नाथ संप्रदाय ने कर्मकांडों का विरोध किया है उसी तरह से जैन संप्रदाय ने भी जो ब्राह्मणों के कर्मकांड थे उनका प्रचुर तरह से विरोध किया है। और इनकी जो शैली है ये मुक्तक शैली की संरचना है। ये प्राय दोहों में लिखी गई है। तो इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो ये होगा कि आदिकाल में जिसकी सबसे ज़्यादा रचनाएं उपलब्ध हैं वो जैन साहित्य है तथा इस साहित्य का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये 2 पॉइंट हमने इसमें लिख लिए। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे सिद्ध और नाथों की तरह ही जैन साहित्य में भी सदाचार की नीति, अंतः साधना और ब्राह्मणीय कर्मकांड का विरोध किया गया है। ये 3 पॉइंट हम लिख लेंगे। अब चौथा पॉइंट जो है वो ये लिखेंगे जैन साहित्य की जो शैली है वो मुक्तक शैली है तथा यह प्राय दोह के रूप में लिखी गई है। अब जो इसमें दूसरा पॉइंट बताया गया है वो ये है कि ये जो जैन साहित्य हैं इनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन या लोक कथाओं के आधार पर जैन मत का प्रचार किया गया है। ये जो साहित्य है जैन साहित्य है इसमें जो भी जैन धर्म के प्रवर्तक रहे हैं इनके जो भी पूज्य महान हस्तियां रही हैं उनकी जीवनी से प्रेरित होकर इन साहित्य की रचना की गई है। जैन पौराणिक काव्य और चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। जैन साहित्य में 2 तरह के काव्य आते हैं, एक तो है पौराणिक काव्य है, दूसरा है चरित काव्य। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। यहाँ से 5वां पॉइंट हो गया कि जैन साहित्य जैन साधकों या तीर्थंकरों के प्रेरक जीवन पर आधारित लोक कथाएं हैं तथा इस साहित्य में पौराणिक काव्य और चरित काव्य शामिल किए गए हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे इस काल में जो वैष्णव साहित्य लिया गया है वो बहुत ही कम है। इस वक्त जो वैष्णव साहित्य लिखा गया वो जैन साहित्य की तुलना में इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा जो उपलब्ध है वो जैन साहित्य ही है आदिकाल का। लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया 14वीं शताब्दी में प्राकृत पेंगलम के जो छंद हैं
उसकी कुछ सूक्तियाँ या पंक्तियाँ मिलती हैं। जो 14वीं शताब्दी में लक्ष्मीधर थे, इन्होंने एक वैष्णव साहित्य लिखा जिसकी कुछ जो पंक्तियां हैं वो अभी भी उपलब्ध हैं। बाकी जो वैष्णव साहित्य है वो ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। तो हमारा छठा पॉइंट हो गया कि आदिकाल में वैष्णव साहित्य बहुत ही कम लिखा गया, इस कारण वह कम ही उपलब्ध है। लेकिन 14वीं शताब्दी में प्राकृत पेंगलम, जो कि लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया था, उसकी कुछ पंक्तियाँ अभी भी मिलती हैं। साथ ही इसी प्रकार जो 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र थे, इनके द्वारा भी प्राकृत व्याकरण लिखा गया, जो कि अपभ्रंश भाषा में थे। इनमें दोहे थे, कृष्ण और राधा की जो बातें थी वो थी। इससे एक अनुमान ये लगाया जाता है कि इस काल में साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर बहुत सी रचनाएं की गई हैं, जो कि अब उपलब्ध नहीं हैं। जो हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण लिखा है, ये राधा कृष्ण से संबंधित है। तो इससे एक आइडिया हम ये लगा सकते हैं कि ये जो आदिकाल है, 12वीं सदी का जो आदिकाल का वक्त रहा है, इस समय विष्णु का जो महत्व था साहित्य में वो सबसे ज़्यादा था। लेकिन इसकी जो कृतियाँ हैं वो आज उपलब्ध नहीं हैं। अब देखते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। उन्होंने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार हैं। जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। पहला पॉइंट यहाँ से लिख लेंगे। तथा उन्होंने इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ जो हैं 12 ग्रंथों के आधार पर की है। जैसे कि पहला है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृति पताका, खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। ये 12 ऐसे ग्रंथ हैं जिसके आधार पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने वीरगाथा काल इसको नाम दिया है। क्योंकि ये जो समय था ये राजाओं से संबंधित था और इसमें जो राजा थे युद्ध लड़ते रहते थे। तो इस तरह से जो उनके राज दरबारी कवि हुआ करते थे वो उनकी वीरता का बखान किया करते थे और उसी तरह की रचनाएं वो लिखा करते थे। तो इस कारण जो भी योद्धा रहे हैं उनके बारे में जो साहित्य लिखा गया है वो एक तरह से वीर रस की प्रधानता लिए हुए हैं। इस कारण रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। इनमें से जो विद्यापति की रचनाएं हैं वो 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई हैं। जैसे कि जो विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख लेंगे। विद्यापति की रचनाएं हैं, ये है कृतिलता, कृति पताका और पदावली और नरपति नाहला द्वारा लिखा गया बिसल देव रासो। ये जो हैं ये प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है, आज भी ये उपलब्ध है बिसल देव रासो, जो कि नरपति नाहला द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो कृति पताका है, जो कि मतलब विद्यापति द्वारा लिखी गई है, वो अभी तक संपादित नहीं हो सकी है। साथ ही जो बिसल देव रासो का पाठ है, यद्यपि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित और प्रकाशित किया गया है, किंतु इसके रचनाकाल के जो विषय हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। ये पॉइंट छोड़ दीजिए। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं और कुछ लोग 16वीं शताब्दी की। जगनीकृत परमाल रासो आला के रूप में भी पहचाना जाता है।
ये यहाँ से दूसरा पॉइंट लिख लेंगे इसका कि जगनिक कृत परमाल रासो आला के रूप में जाना जाता है। आला जो है वो एक लोक गायन है तथा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। आला क्या है? एक लोक गायन है जो कि विभिन्न रूपों में गाया जाता है। और जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के जो समकालिक 12वीं सदी हैं उस वक्त के थे। जो जगनिक थे वो पृथ्वीराज चौहान के वक्त के माने जाते हैं। साथ ही जो विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल सिंह, वो भी इसी समय के माने जाते हैं। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन किया गया है। जो विजयपाल रासो है जो नलसिंह द्वारा लिखी गई है वो इस बात पे आधारित है कि जो विजयपाल थे, राजा थे, वो पंग राजा से युद्ध किए थे, उसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। और मिस्र बंधुओं ने इसकी रचना जो की है वो 14वीं शताब्दी की मानी है। मिस्र बंधुओं ने इसकी रचना का समय 14वीं शताब्दी माना है। भाषा शैली पर विचार करने में यह एक प्रवृत्ति लग सकती है, ये छोड़ दीजिए। हमीर रासो, यहाँ से सिर्फ हमें एक पॉइंट ये लिखना है कि जगनिक कृत परमाल रासो को आला के रूप में भी जाना जाता है जो कि एक लोक गायन है। और जगनिक जो है ये परमाल और पृथ्वीराज रासो के समकालिक माने जाते हैं। इसी तरह जो विजयपाल रासो हैं जिसके रचयिता नल सिंह हैं, उन्होंने विजयपाल रासो में विजयपाल और पंग राजा के युद्ध की स्थिति बताई है। मिस्र बंधुओं ने इस रचनाकाल की जो वक्त माना है वो 14वीं सदी माना है। ये लाइन हम काट सकते हैं, यहाँ से काट दीजिए यहाँ से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। ये जो रचनाएं लिखी गई है आदिकाल की, इसमें नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे कि आदिकाल में लिखे गए हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका ये रचनाएं आज उपलब्ध नहीं हैं। ये जो हमीर है, हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पेंगलम में अवश्य मिलता है, जिसके बारे में शुक्ल जी का विश्वास है कि वह हमीर रासो का ही भाग है। ये जो हमीर रासो है ये तो वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक पद्य है जिसे प्राकृत पेंगलम कहा जाता है, वो उपलब्ध है। तो इस आधार पर जो आचार्य शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि शायद ये हमीर रासो का ही भाग हो सकता है। खुमान रासो के जो रचयिता हैं दलपति विजय, इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में खुमान के युद्ध का वर्णन किया है। लेकिन मेवाड़ के प्रवृत्ति शासकों जैसे महाराणा प्रताप और जयसिंह का भी इसमें वर्णन किया गया है। इससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये जो खुमान रासो है इसका जो वक्त रहा है वो 17वीं सदी के आसपास का रहा है। तो ये हमारा हो गया 4th पॉइंट। अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। पृथ्वीराज रासो जो है ये आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। और इस काव्य का जो रचनाकाल है वो अभी तक विवादास्पद है। इसके ऊपर अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, फिक्स नहीं किया गया है कि इसका एक परफेक्ट टाइम पीरियड क्या था। इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो चंद बरदाई माने जाते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये यहाँ से छोड़ दीजिए, इतना पैराग्राफ यहाँ तक ही लिखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से लिखेंगे, रासों में
मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। जो रासो साहित्य है इसमें जो मध्यकाल का जो रूढ़ियाँ रही हैं, जो उनकी परंपराएं रही हैं, उन पर प्रहार किया गया और उनके बारे में इसमें लिखा गया है। इसमें जो शैली रही है ये छंदों के रूप में की गई है। छंदक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें छंदक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें चरित काव्य, कथा काव्य या आख्यायिका के रूप में भी लक्षण दिखाई देते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विविध युद्धों और विवाहों का वर्णन किया गया है। ये लाइन काट दीजिए। इसमें हमें ये लिखना है तीसरा पॉइंट कि रासों में पृथ्वीराज चौहान के जितने भी युद्ध लड़े गए हैं और उनका जो विवाह है उसके बारे में वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो वीर और श्रृंगार रस से भरपूर है। यद्यपि इसका जो प्रधान रस है वो वीर रस ही माना जाता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों और उनके विवाह से संबंधित है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का सम्मिश्रण मिलता है, लेकिन ये जो प्रधान रस यदि हम मानेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रधान रस है वो है हमारा वीर रस। रासो जो साहित्य है इसमें नायिका का नख सिख वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं का अति सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा कि पृथ्वीराज रासो में जो नायिका रही हैं, पृथ्वीराज की जो नायिका रही हैं उसमें उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। उसका नख सिख वर्णन ऊपर से लेकर नीचे तक का बहुत ही अति सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें सेना की जो एक मजबूती है, विशालता है, उसके बारे में भी बताया गया है। ये जो पृथ्वीराज चौहान रहे हैं इन्होंने कौन से युद्ध लड़े हैं इनके बारे में बताया गया है। साथ ही जो मौसम की जो ऋतुएं रहती हैं, ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, उनका भी इसमें वर्णन किया गया है। साथ ही इसकी जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि चंद बरदाई ने अनेक मनई स्थितियों का चित्र खींचने में सिद्धि हासिल की है। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप पे उनका अपना छंद है। बिसल देवरासो के रचयिता का नाम नरपति नालय है और पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना जो है 1155 में हुई थी। ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि बिसल देवरासो की जो रचयिता है नरपति नालय, इन्होंने बिसल देवरासो को लिखा जिसका जो काल माना जाता है वो 1155 के आसपास का माना जाता है। लेकिन जो मोतीलाल मेनारिया हैं वो बोलते हैं कि ये जो बिसल देवरासो है इसकी रचना जो है वो 16वीं शताब्दी में हुई है। अब बिसल देवरासो में शाकंभरी नरेश बिसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनः मिलन का वर्णन किया गया है। हमारा 5वां पॉइंट हो गया कि बिसल देवरासो जो है वो शाकंभरी के नरेश बिसल देव और भोजपुर परमार की पुत्री राजमती के विवाह और उनके विवाह विच्छेद बाद में उनके वापस मिलने का इसमें वर्णन किया गया है। ये जो काव्य है ये प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है, मतलब इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता बताई गई है। साथ ही बिसल देवरासो में हिंदी में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे अधिक मिलता है। सबसे पहले जो 12 मासा वर्णन है वो बिसल देवरासो में ही पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं कि आदिकाल के दूसरे कवि कौन कौन से रहे हैं। आदिकाल के जो दूसरे कवि रहे हैं उनमें हमें पढ़ना है, पहला है विद्यापति। विद्यापति के ऊपर अक्सर यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। विद्यापति का जो समय माना जाता है वो है 14वीं शताब्दी। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कृतिलता, कृतिपताका और पदावली। कृतिलता ऐतिहासिक महत्व का एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि विद्यापति का समय 14वीं शती माना जाता है तथा इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं।
पहली है कृतिलता, दूसरी कृति पताका, तीसरी है पद्यावली। कृतिलता जो है ऐतिहासिक महत्व का एक छोटा प्रबंध काव्य है। यहाँ तक पॉइंट लिख लेना है। विद्यापति ने कृतिलता को कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। मतलब मध्यकाल में जो भी काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिक व्यक्तियों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं तथा ये जो कथानक है ये रूढ़ियों और जो भी किंवदंतियाँ और अनुश्रुतियाँ रही हैं उनको आधार बनाकर लिखी गई हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा कि मध्यकाल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं वो ज़्यादातर ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर लिखी गई हैं, जिनमें ऐतिहासिकता से रहित होकर जो कथानक है वो रूढ़ियों, किंवदंतियों और अनुश्रुतियों के विषय बन गए हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। मतलब मध्यकाल में जो काव्य रचनाएं लिखी गई हैं वो वास्तविकता पे आधारित नहीं है। वो जो सुनी सुनाई बातें हैं, रूढ़ियां हैं, किंवदंतियां हैं, अफवाहें रही हैं, उनके आधार पर बनाई गई हैं। वास्तविकता से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। इनमें वास्तविक घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया कि आदिकाल में ये जो मध्यकाल में जो रचनाएं की गई हैं इनमें ऐतिहासिकता का कोई भी महत्व नहीं है। इनमें घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा गया है। नेक्स्ट है कृतिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है। जो कृतिलता है इसमें थोड़ी बहुत वास्तविकता हमें दिखाई देती है क्योंकि उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें ऐतिहासिकता कहीं ना कहीं हमें वास्तविक तौर पर रूबरू होने को मिलती है। इसमें विद्यापति ने कृति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया है। चौथा पॉइंट ये हो गया कि कृतिलता जो है ये ऐतिहासिकता की दृष्टि से एक बहुत ही सुरक्षित काव्य है तथा इसमें विद्यापति ने कृति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया है। कृतिलता को कवि ने अवहट भाषा में लिखा है। 5वां पॉइंट हो गया विद्यापति द्वारा लिखित कृतिलता एक अवहट भाषा में लिखित रचना है। अवहट जो भाषा है, अवहट देसी भाषा यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। 6वां पॉइंट हो गया हमारा कि अवहट जो है ये देसी भाषा यानी मैथिली युक्त एक विकसित अपभ्रंश भाषा है जिसके गद्य शैली में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। जो पदावली है ये विद्यापति के यश का आधार मानी जाती है। जो पदावली है ये विद्यापति के यश का आधार है जिसमें उसने अपने यश का वर्णन किया है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष है और साहित्य का इतिहास और दोनों दृष्टियों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की अलौकिकता छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना को दिखाया गया है। ये जो पदावली है ये राधा कृष्ण से संबंधित है और इसमें जो राधा कृष्ण है इसमें भगवान के रूप में ना दिखाकर इनको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में इनकी प्रेम कहानी को दिखाया गया है। तो ये जो पदावली है ये राधा कृष्ण की लौकिक घटनाओं पर आधारित एक रचना है। जिस तरह से इस संसार में किशोरी लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद को झेलते हैं उसी प्रकार जो राधा है उसके चरित्र को भी दिखाया गया है। इस बात को लेकर काफी विवाद है कि पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया पदावली में कि जो पदावली है ये राधा कृष्ण की अलौकिकता से हटकर लौकिकता पर आधारित एक रचना है जिसमें राधा कृष्ण के लौकिक अंतर्द्वंद को दिखाया गया है। लेकिन इस बात को लेकर विवाद है कि ये रचना भक्ति परक है या श्रृंगार परक। वस्तुतः जो जयदेव का गीत है, गीत गोविंद जयदेव का लिखा गया
गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि की रचनाएं मानी जाती हैं, जो कि श्रृंगार रस पर आधारित हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो कवि आता है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो समय है वो भी विद्यापति के आसपास का 14वीं सदी ही माना जाता है। इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो है वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। उनके काव्योत्कर्ष का जो प्रमाण है उनकी फारसी रचनाओं में मिलता है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये हो गया कि अमीर खुसरो 14वीं सदी के एक महत्वपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे एक संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी औलिया और तोताए हिंद कहलाने वाले एक सूफी कवि थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो फारसी भाषा में लिखी गई हैं। उनकी हिंदी रचनाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं। साथ ही उनकी जो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, अभी तक लोगों की जुबान पर हैं। जैसे कि खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। ये जो उनके गुरु रहते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनके देहांत पर खुसरो द्वारा लिखी गई एक दोहा है। साथ ही उनकी जो रचनाएं रही हैं इनका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है और उनकी भाषा है ये हिंदी के आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका जो व्यक्तित्व है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि हिंदी काव्य जो है वो उनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। साथ ही इनका जो काव्य रहा है ये मध्य देश की भाषा और हिंदी की भाषा का मिला जुला एक गठजोड़ रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां लिखी हैं जिनमें फारसी और हिंदी की एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। ये इसकी जो भाषा है ना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो हमें इसकी लैंग्वेज को सरल करके पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए जो आजकल जो गाना चल रहा है सोशल मीडिया पे कि जी हाल है मिस की, वो वाला, तो ये जो लिखा गया वास्तविक रूप से ये आमिर खुसरो द्वारा लिखा गया और ये वास्तविक रूप में इस तरह से है कि जेहाल मिस्किन मकुंत गफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दारा में जान लेहू काहे लगाए छतियाँ, सबान हिजरी दराजू दराज चू जुल्फ व रोजे वसलत चू उम्र को तह, सखी पिया को जी मैं तैनू देखूं तो काटू कैसे अंधेरी रतियाँ। इसकी भाषा जो है हमारे एक तरह से आसानी से समझ आने वाली नहीं है। इसको हमें एक तरह से फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है वो किया गया है, हमें इसका हिंदी में अनुवाद देखना पड़ेगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखते हैं कि आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या क्या रही हैं। तो ये हमारा प्रश्न बनता है यूपीएससी में कि आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट हमें लिखना है कि आदिकाल जो है ये अपभ्रंश और हिंदी का एक संधिकाल माना जाता है। आदिकाल, आदि का मतलब होता है शुरुआत, जो शुरुआती काल है वही क्या है आदिकाल, और इसमें ज़्यादातर अपभ्रंश भी थी और हिंदी भी थी। इन दोनों के ऊपर जो काव्य लिखे गए हैं वो आदिकाल में लिखे गए हैं। इनमें दोनों के भाषाई और साहित्यिक प्रवृत्तियों का मेल मिलता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इसमें सिद्ध और नाथ जैन कवियों का जो साहित्य है वो पाया गया है, जिसमें वैदिक मत और कर्म कांड की आलोचना की गई है। जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उनके हमें एक तरह से यहाँ पर प्रवृत्तियाँ, उनके नेचर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है वीर गाथा काल। इस
काल की जो प्रधान प्रवृत्ति रही है, मतलब वीर रस की प्रधानता रही है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर काव्य लिखे गए हैं, ज्यादातर जो मूल प्रधान है वो है वीर रस से। ये अधिकांशतः रासो काव्य के अंतर्गत मिलती है। जो वीर रस है ये रासो काव्य के अंतर्गत पाया जाता है। यद्यपि रासो काव्य में श्रृंगारी, संदेश रासक, जैन धार्मिक साहित्य, भरतेश्वरी, बाहुबली रास भी लिखा गया है। रासो काव्य में श्रृंगारी साहित्य भी लिखा गया है और जैन साहित्य भी लिखा गया है। इस काल में प्रबंध काव्यों में जो कथानक लिया गया है वो रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का जमकर प्रयोग करता है। साथ ही मुक्तक काव्यों में अधिकांश जो भाग है वो अपभ्रंश छंदों का प्रयोग करता है। जो प्रबंध और जो मुक्तक काव्य हैं इनकी जो शैलियाँ रही हैं, एक की तो शैली रही है कि इसकी जो रूढ़ियाँ हैं और काव्य रूढ़ियाँ हैं इनका जमकर प्रयोग इसमें प्रबंध काव्य में देखने को मिलता है। दूसरा जो मुक्तक काव्य है इसमें अपभ्रंश छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गेय पदों की रचना इस काल का महत्वपूर्ण मुक्तक काव्य रूप है। इस काल में गेय पदों की रचना की गई है जो मुक्तक काव्य का एक विशेष रूप माना जाता है। और इसके जो मुख्य कवि हैं मुक्तक काव्य के वो विद्यापति माने जाते हैं। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो विद्यापति हैं, जिन्होंने अपभ्रंश और आधुनिक भाषा जिसे मैथिली कहा जाता है उसमें रचनाएं की है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि जो विद्यापति हैं इस काल के सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं और इस पर ही हमें एक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करके चलना है। साथ ही इसकी प्रवृत्तियों के बारे में हमें कुछ ध्यान रख लेना है। तो ये 1 से 2 क्वेश्चन है, ये हमारे दिमाग में हमें याद रहने चाहिए आदिकाल के बारे में। इस काल में थोड़ा साहित्य गद्य में भी लिखा गया है। ज़्यादातर जो साहित्य है वो पद्य शैली में लिखा गया है, लेकिन कुछ है वो साहित्य गद्य शैली में भी लिखा गया है, जिसकी सूचना हमें दामोदर पंडित के उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसे ग्रंथ में मिलती है। अमीर खुसरो ने दो सुखने, मुकरियाँ, पहेलियाँ जैसे प्रचलित काव्य रूपों का प्रयोग किया है। साथ ही जो अमीर खुसरो की भाषा रही है वो खड़ी बोली, ब्रिज भाषा और फारसी रही है। तो ये था हमारा यहाँ का आदिकाल का चैप्टर जो यहाँ पर दी एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।